हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको ITR 3 फाइल करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे। दोस्तों, ITR 3 फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना पड़ेगा और वहां से आपको जो ऑफलाइन यूटिलिटी है ITR 1 से लेके ITR 4 तक के सारे जो रिटर्न है उसको फाइल करने के लिए वो यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऑफलाइन यूटिलिटी को ओपन करोगे तो वो कुछ ऐसे नजर आएगी, जहां पे लिखा होगा डेस्कटॉप यूटिलिटी ITR 1 to 4 और उसका जो वर्जन है वो आपको नीचे नजर आएगा। वहां पे आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन पे नजर आएगा जहां पे बोला जा रहा है कि रिटर्न कौन सा है, तो वो है ITR फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। तो वहां पे सिंपली आपको फाइल रिटर्न वाला जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना है। जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे और तीनों में से आपको एक चूज करना है और फिर कंटिन्यू करना है। पहले वाला जो ऑप्शन है वो आपका जो प्रीफिल्ड डेटा है जो इनकम टैक्स की साइट पे अवेलेबल होगा, जैसे कि आपका पैन नंबर है, आपका आधार नंबर है, वगैरह वगैरह, तो वो सारी डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी वो पहले वाले ऑप्शन से। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो बोलता है द प्रीफिल्ड डेटा ऑलरेडी सेव्ड बाय यू। अगर वहां से इनकम टैक्स की साइट पे से अपने XML फाइल प्रीफिल्ड डेटा के लिए डाउनलोड की होगी और वो आपके कंप्यूटर में है, तो दूसरे वाले ऑप्शन से वो फाइल को आप इंपोर्ट कर पाओगे। और तीसरे वाला जो ऑप्शन है वो आपने शायद पहले रिटर्न फाइल करने की कोशिश की है और कई सारी डिटेल आपने फीड की है, इनकम की डिटेल दी है, एक्सपेंसेस की डिटेल दी है, डिडक्शन की डिटेल दी है, तो उसकी XML फाइल यही यूटिलिटी में से आपने अगर सेव करके रखी हुई है XML के फॉर्म में, तो वो सीधी ही यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये तीनों में से जो भी एप्लीकेबल है आपको वो आपको चूज करना है। जैसे समझ लीजिए आप पहली बार ही रिटर्न फाइल कर रहे हो, यहाँ पे रिटर्न मीन्स ITR 3 फाइल कर रहे हो, तो पहले वाला ऑप्शन आपको चूज करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको आपका जो पैन कार्ड है उसकी डिटेल देनी है और असेसमेंट ईयर वो ऑटो पॉपुलेट होगा। वो दोनों चूज करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपको लॉगिन के लिए पूछा जाएगा, मीन्स आपकी जो प्रीफिल्ड डिटेल है वो मीन्स इंपोर्ट करनी है। उसके लिए लॉगिन डिटेल में आपका ID मीन्स पैन कार्ड डालना पड़ेगा, देन कंटिन्यू करना है। फिर आपको जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना है। ऊपर वाला जो सिक्योर एक्सेस मैसेज है वो जो चेक बॉक्स है उसे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर, आपका जो नाम होगा या जो भी क्लाइंट का नाम है वो नजर आएगा, देन असेसमेंट ईयर दिखाई देगा और जिस डेट पे आप वो प्रीफिल डेटा को आप डाउनलोड कर रहे हैं वो डेट नजर आएगी। देन सिंपली फाइल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे, तीनों में से जो भी एप्लीकेबल है। जैसे आप इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप इंडिविजुअल चूज करोगे, देन कंटिन्यू करना है। इतना करने पे आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना चाहते हो, मीन्स ITR 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हम फाइल कर रहे हैं ITR 3, तो आपको ITR 3 चूज करना है। प्रोसीड विथ ITR 3 क्लिक करना है। आगे के स्टेप में आपको सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। चलिए, इतना करते ही आपको तीन और ऑप्शन मिलेंगे जहां पे आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एप्लीकेबल है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको सारे शेड्यूल लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे और ये शेड्यूल में से आप जो भी शेड्यूल चाहते हो जो आपको एप्लीकेबल हो वो यहाँ से आप चूज करोगे। कैसे, देखिए, पहले जनरल का टैब है तो जनरल पे आप जैसे क्लिक करोगे लेफ्ट साइड पे तो आपको राइट साइड पे जनरल के अंदर जो भी शेड्यूल फॉल करते हैं वो नजर आएंगे। जैसे जनरल के अंदर पार्ट A जनरल वो पहला एक शेड्यूल है। दूसरा शेड्यूल
पोर्टुगीज सिविल कोड। ओके, तो वो आपको अगर पिछले साल भी एप्लीकेबल नहीं रहा है तो ये साल भी वो अपने अपने हिसाब से ही वो वाला जो ऑप्शन है या वो वाला जो शेड्यूल है वो शेड्यूल को वो अपने आप ही डिसेबल कर देगा। ओके, तो जो एप्लीकेबल है वो पहले वाला है। देन अगर इनकम के आप शेड्यूल देखोगे तो कई सारे शेड्यूल है जिसमें से कुछ इसने ऑलरेडी चेक करके रखे हुए हैं, कई सारे ऐसे होंगे जिस पे आपको चेक करना पड़ेगा या फिर उसको अनचेक भी करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं इनकम में। एक तो पहला है शेड्यूल सैलरी, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी की आपकी इनकम है और तो वो शेड्यूल को आपको एनेबल करना पड़ेगा, मीन्स चेक करना पड़ेगा वहां पे। ओके, देन कैपिटल गेन का है, देन शेड्यूल 112A है। तो कई सारे शेड्यूल आप देख सकते हो, देखिए इनकम में। तो इनकम में ये सारे शेड्यूल है। ओके, देन बिजनेस के जो शेड्यूल है वो बिजनेस के शेड्यूल भी आपको जो एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 1 बाय 1 सारे आपको चेक करते जाने हैं। जहाँ पे जरूरी नहीं है वहाँ पे अनचेक करके आपको उसको निकाल देना है। जैसे समझ लीजिए आपको डेप्रिसिएशन के जो भी शेड्यूल है वो आपको एप्लीकेबल नहीं है, तो ये सारे शेड्यूल आपको अनचेक करने हैं। ओके, क्योंकि जब भी आप डिटेल फिल करोगे तो ये वाले ऑप्शन उसमें नजर नहीं आएंगे और आपको रिटर्न बनना भी थोड़ा सिंपल सा लगेगा। बहुत सारी डिटेल बननी है ऐसा आप फील नहीं करोगे। चलिए, तो डेप्रिसिएशन की बात हो गई। देन डिडक्शन आप कौन कौन से क्लेम करने चाहते हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको शेड्यूल वाइज नजर आएंगे, वो आपको चूज करने हैं। देन टैक्स से जुड़े जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। देन अदर्स जो है वो भी बताए गए हैं और सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। इतना करने पे सारे शेड्यूल चूज कर लेने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपने 49 शेड्यूल सिलेक्ट किए हैं, मीन्स आपने जो भी किए होंगे यहाँ पे 49 है। ओके, तो वो सारे शेड्यूल आपको यहाँ पे मैसेज में नजर आएगा। देन आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। अब आपको पूछा जा रहा है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, मीन्स नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आप फाइल करना चाहते हो, तो वहाँ पे सिंपली अगर यस है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है और सिंपली कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको सैलरी की डिटेल पूछी जाएगी। अगर आपने सैलरी का जो शेड्यूल है वो आपने चेक किया होगा तो सैलरी में आप जो भी एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो वो सारे अगर है तो यहाँ पे यस दिखाना पड़ेगा और उसका जो फिगर है वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन कंटिन्यू करना है। देन डिडक्शन भी आपको पूछे जा रहे कि कौन कौन से डिडक्शन है वो आप क्लेम करना चाहते हो। जैसे पहला है डोनेशन का जो 80G में फॉल करता है, फिर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए वो GGA में फॉल करता है। ओके, वैसे ही 80GG के रेंट मीन्स पे करते हो और उसका डिडक्शन क्लेम करना है, या फिर 80C में कई सारे डिडक्शन है, 1.5 लाख की लिमिट है तो वो आप क्लेम करना चाहते हो। NPS का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, या फिर एजुकेशन लोन से जुड़ा जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन क्लेम करना हो, या कई और तरह के डिडक्शन है वो आप क्लेम करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा और उसकी डिटेल फिगर में देनी पड़ेगी। देन सिंपली कंटिन्यू करना है। फिर बिजनेस की भी डिटेल आपको पूछी जा रही है। ये बिजनेस की डिटेल में आपको बताना पड़ेगा आप 44AD क्लेम करना चाहते हो, ADA क्लेम करना चाहते हो या फिर ए। और 35AD है वो कुछ बिजनेसेस है जिसमें डिडक्शन क्लेम किए जाते हैं 35AD के अकॉर्डिंग, तो उसकी भी आपको डिटेल देनी है। तो जो भी मीन्स आपको जो भी सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल है या जो भी टैक्सेशन स्कीम आपको एप्लीकेबल है वो चूज करके यस या नो करके यहाँ पे कंटिन्यू करना है। चलिए, इतना करने के बाद जो भी आपने शेड्यूल चूज किए होंगे वो सारे शेड्यूल 1 बाय 1 आपको फिल करने हैं। कई सारे शेड्यूल ऐसे होंगे जो दूसरे के साथ लिंकअप होंगे, तो अगर आप उसको अनचेक करना चाहोगे तो भी नहीं होंगे और उसको ब्लैंक छोड़ के ही आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ये भी एक छोटी सी समझ सकते हैं कि ऐसी भी थोड़ी चीजें पोर्टल में आपको नजर आएगी। चलिए, पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, पार्ट ए बैलेंस शीट। तो ये तीनों जो ये तीन जो शेड्यूल है वो तीन शेड्यूल आपको कैसे फीड करने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बाकी 49 जितने शेड्यूल है तो सारे तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि सारे में आप कौन सी चीज़ें मीन्स कैसे कैसे 1 बाय 1 चीज़ें आप डालोगे, लेकिन पहले वाले तीन जो मीन्स यहाँ पे शेड्यूल दिए हैं वो कैसे आपको फिल करने वो बताऊंगा। तो बाकी के जो शेड्यूल है उसका मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपके कौन सी डिटेल उसमें डाल सकोगे, लेकिन उसके अंदर सारी डिटेल जाके हम नहीं देख पाएंगे। ओके,
तो पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे आप जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइलिंग सेक्शन, ऑडिट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल इतनी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे, जिसमें से पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, तो उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें सिर्फ आपका आधार नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें नजर आएगी। कॉन्टैक्ट में आपका एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह अपने आप वो आपको ऑटो पॉपुलेट नजर आएगा, तो उसको कंफर्म कर लेना है। ओके, फाइलिंग सेक्शन में क्या है, फाइलिंग सेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल देनी है कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग आप ये फाइल कर रहे हो। तो आपको 139 सब क्लोज 1 चूज करना है अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हो, अदरवाइज दूसरे ऑप्शन आप देख सकते हो। तो आपके लिए अगर ड्यू डेट पहले फाइल कर रहे हो तो 139 1 चूज करना है। देन नीचे पूछा जा रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, नया टैक्स रेजिम वो पहले भी हमने फीड किया था तो अपने आप ही उसने नो चूज कर लिया। देन पहले हमने जो डिटेल दी थी 139 सब क्लोज 1 के 7 प्रोविजो की जो डिटेल दी थी कि 1 करोड़ से ज़्यादा मीन्स एग्रीगेट अमाउंट हमने डिपॉजिट नहीं किए करंट अकाउंट में, या 2 लाख से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं किया है फॉरेन ट्रिप पे, या फिर 1 लाख से ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी नहीं है। ओके, तो वो सारी डिटेल अपने आप पॉपुलेट हो जाएगी जैसे हमने पहले बताया था। नीचे रेसिडेंस स्टेटस में आपको रेसिडेंट बताना है अगर आप रेसिडेंट हो, और पहले वाला जो ऑप्शन होगा यू आर इन इंडिया 182 डेज और मोर, वो वाला चूज करना है। और नीचे कुछ और भी डिटेल होगी जैसे डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 115 एज के अकॉर्डिंग आप डिडक्शन क्लेम करना बेनिफिट लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा यस है या नो है। वैसे ही पोर्टुगीज सिविल कोड के केस में नो है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि एसएससी क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पे लोकेट कर रहा है क्या, तो उसकी डिटेल देनी है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी से आप रिटर्न फाइल करवा रहे हो तो उसकी डिटेल यस या नो में देनी है, यहाँ पे नो है। अगर आप डायरेक्टरशिप अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हो तो उसकी डिटेल आपको देनी है यस या नो के फॉर्म में। देन अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो तो उसकी डिटेल देनी है। देन अगर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर मींस फिजिकल जो शेयर होते हैं वो आप होल्ड कर रहे हो तो उसकी डिटेल देनी है। अदरवाइज सारे केस में मोस्टली नो रहेगा तो आपको नो करके सेव करना है इसको। देन लास्ट वाला जो ऑप्शन है ऑडिट इन्फॉर्मेशन, उसमें ऑडिट से जुड़े कई प्रोविजन है वो पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है आपको तो वहाँ पे सिंपली सभी जगह पे आपको नो करना है, अदरवाइज जो एप्लीकेबल है वहाँ पे आपको यस करना है। ओके, तो ऐसे ऑडिट की जो डिटेल है वो आपको फीड करनी है, अदरवाइज ऑडिट नहीं है तो ये वाली चीज़ें आपको नो करके सेव करना है। देन बैंक डिटेल आपको देनी है, जितनी भी आपकी बैंक है वो आपको यहाँ पे बतानी है। मोस्टली जहाँ पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन रहते हैं तो वो वाली बैंक है आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ऐड अनदर वाला जो ऑप्शन है वहाँ से आप बैंक को ऐड कर पाओगे, जहाँ पे आपको आईएफएससी कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा, तो अपने आप सारी डिटेल अंदर आ जाएगी। देन सिंपली ये वाली जो बैंक आपने मीन्स ऐड की हुई है वहाँ पे आपको उसके बाजू में नॉमिनेट फॉर रिफंड वाला जो बटन है उसे एनेबल करना पड़ेगा। ओके, तो जो भी आपकी मीन्स टीडीएस रिफंड वगैरह है, टीसीएस रिफंड, तो वो ये बैंक में डायरेक्टली हो जाएगी। देन कंफर्म पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद जैसे कंफर्म करोगे तो ये डिटेल आपका जो जनरल जो आपका शेड्यूल था उसके अंदर कंफर्म हो जाएगी। वो कैसे दिखेगा वो भी मैं अभी बताता हूँ। देखिए, लेकिन अभी पहले जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर ली। देन दूसरा ऑप्शन है नेचर ऑफ बिजनेस, तो उसमें बताना पड़ेगा कि नेचर ऑफ बिजनेस का कोड क्या है, तो वो कोड अपने हिसाब से आपको चूज करना है। कई सारे ड्रॉप डाउन मेनू में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें से आपको चूज करना है। देन जो भी नाम है आपके ट्रेड नेम देना है, मतलब आप खुद का भी नाम दे सकते हो या क्लाइंट का भी नाम दे सकते हो, जो भी एप्लीकेबल है। और यहाँ पे वो वाली डिटेल यहाँ पे डिटेल वही लोग बताएंगे जो लोग 44 एडी, एडीए और एई में इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहे। ओके, मीन्स अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो तो यहाँ पे आपको ये डिटेल बतानी जरूरी नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे डिटेल बतानी पड़ेगी। चलिए, देन इसको ऐड करेंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। ओके, देन तीसरे वाला जो हमारा शेड्यूल था वो बैलेंस शीट था। ओके, तो बैलेंस शीट पे जैसे आप मीन्स वो शेड्यूल पे क्लिक करोगे, अभी सारे वो शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा अभी।
बैलेंस शीट वाला जो शेड्यूल है उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूछा जाएगा, 3 ऑप्शन है वो आपको फीड करने हैं। सिंपली जो बैलेंस शीट होती है उसका डेटा आपको डालना है, जैसे सोर्स ऑफ फंड क्या है, क्या आपका रिजर्व है, क्या सरप्लस है, वगैरह वगैरह, वो सारी डिटेल सोर्स ऑफ फंड में आप डालोगे। कैपिटल कितना है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपको बताना कितने क्रेडिटर है, डेबिटर है, देन कितना आपका आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, करंट लायबिलिटी अगर है तो वो बतानी है। ओके, कुछ एडवांस एंड प्लस आपका कुछ है तो वो सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, वो सारी चीज़ें मीन्स बैलेंस शीट में जो डेटा फीड किया जाता है वो सारी चीज़ें बतानी है। अदरवाइज आपका नो अकाउंटिंग केस है, प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम आप ऑप्ट कर रहे हो तो वो वाले केस में नो अकाउंट केसेस में 4 ऑप्शन होते हैं, सन्ड्री डेबिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, देन इन्वेंटरी क्या है और आपके पास कैश इन हैंड कितना है, तो 4 चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। तो जो भी एप्लीकेबल है आपको उसके हिसाब से वो डिटेल देनी है, देन कन्फर्म पे क्लिक करना है। देखिए, तो हमने जनरल वाला, नेचर ऑफ बिजनेस वाला और बैलेंस शीट वाला जो ऑप्शन है वो देख लिया। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी कंफर्म है तो वो भी हमने कंफर्म कर लिया है। अभी वन बाय वन मैं सिंपली ये ओवरव्यू दे दूंगा सारे जो शेड्यूल है उसका, क्योंकि उसके अंदर कई सारे डिटेल फिल करनी रहती है, लेकिन ओवरव्यू मैं देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कौन सा शेड्यूल आपके लिए यूजेबल है। चलिए, जनरल जैसे आप कंफर्म करोगे तो वन बाय वन वो कंफर्म होते जाएंगे। ओके, देन नेचर ऑफ बिजनेस पार्ट ए, बैलेंस शीट भी हमने देख दी। देन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट है आपके पास और उसकी डिटेल, उसके लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। देन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका मीन्स आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पे आप रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते होंगे तो वो उसकी डिटेल भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज कितना है आपका, ओके, ग्रॉस मीन्स सेल कितना है वगैरह डिटेल आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में देनी पड़ेगी। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आपके प्रॉफिट बनते हैं या फिर आपके लॉसेस होते हैं तो वो सारी चीज़ें मीन्स एक्सपेंसेस वगैरह, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपके होते हैं या फिर इनडायरेक्ट इनकम होती है तो वो सारी चीज़ें पीएलआईएन अकाउंट में आपको मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है वो मेंशन करना पड़ेगा। देन अदर इन्फॉर्मेशन में आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से आप अकाउंटिंग करते हैं, मर्केंटाइल अकाउंट है या कुछ दूसरा कोई अकाउंटिंग सिस्टम आप ऑप्ट कर रहे हो, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बतानी पड़ेगी। और यहाँ पे बताया है ऑप्शनल इन केस नॉट लायबल टू ऑडिट अंडर 40 मीन्स 44 AB में आपका ऑडिट नहीं हो रहा है तो ये डिटेल आप छोड़ सकते हो, ये डिटेल आप नहीं बताओगे तो भी चल मीन्स प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आप लेना चाहते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन छोड़ना है। OI नहीं भरोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज ऑडिट आपका हो रहा है तो ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी। देन क्वांटिटेटिव डिटेल्स में आपका रॉ स्टॉक कितना है, देन सेमी गुड्स कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, तो ये सारी मीन्स गुड्स से रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ओके, देन शेड्यूल सैलरी, सैलरी में आपकी सैलरी से जो भी इनकम बनती है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। देन हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। शेड्यूल बीपी में आपको जो भी शेड्यूल बीपी में आप जाओगे तो जो भी आपने इनकम पहले जो बताई है बैलेंस शीट वगैरह में वहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आपने ओप कर रखी है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको नजर आएगी शेड्यूल बीपी में। देन स्पेकुलेटिव जो इनकम होती है वो भी आप यहाँ पे जोड़ पाओगे। तो ये एक तरह का डेटा जो है वो शेड्यूल बीपी में रिफ्लेक्ट भी होगा। देन शेड्यूल डीपीएम और डीओए वो है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मीन्स प्लांट और मशीनरी पे हर साल जो डेप्रिसिएशन लगता है तो उसकी डिटेल है आपके पास तो वो आपको प्रोवाइड करनी है। देन समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, और एसेट पे जो भी डेप्रिसिएशन लगा है उसकी शेड्यूल डीईपी में आपको समरी देखने को मिल जाएगी। शेड्यूल ईएसआर में बता रहा है एक्सपेंडिचर इनकम मीन साइंटिफिक रिसर्च के पीछे आपका कोई ऐसा यूनिट है कि जो साइंटिफिक रिसर्च के पीछे एक्सपेंस कर रहा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। कैपिटल गेन की आपको डिटेल सीजी में प्रोवाइड करनी है। 112A में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जुड़ी जो भी मैटर है वो आपको बतानी है। वैसे ही शेड्यूल 115 AD भी आपको अगर एप्लीकेबल है तो वो भी आपको चूज करना है और उसमें डिटेल बतानी है। शेड्यूल अदर सोर्सेज में जो भी आपकी मीन्स 5 जो हेड होते हैं, सैलरी का हेड होता है, हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस या प्रोफेशनल का या फिर कैपिटल गेन का, तो ये चारों को छोड़ के 5वां जो हेड है वो है शेड्यूल और शेड्यूल अदर सोर्सेज मीन्स अदर जो इनकम होती है ये चारों को छोड़ के तो वो यहाँ पे आपको बतानी है OS में।
देन CYLA ये होता है एक्चुअली डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर का अगर कोई लॉस बनता है तो लॉस सेट ऑफ करने के बाद इनकम कितनी है वो आप CYLA में देख पाओगे। अगर आपको कोई जो लॉस है पिछले साल का उसे ब्रॉड फॉरवर्ड करना है और आगे के साल के लिए अगर ले जाना है तो उसके लिए आपको शेड्यूल BF LA में डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन शेड्यूल CFL में आपने पिछले साल का जो भी लॉस है वो आपने अगर ब्रॉड फॉरवर्ड किया है तो वो सारी चीजें आपको BFLA में नजर आ जाएगी। मीन्स ये तीनों जो सेक्शन है या तीनों शेड्यूल है वो एक दूसरे से लिंक है। ओके, तो मीन्स पिछले साल का डेटा आप जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे और अगर आगे के साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो सारी डिटेल ये तीनों शेड्यूल में आप प्रोवाइड कर पाओगे। ओके, देन शेड्यूल UD, यहाँ पे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको बताना है या उससे जुड़े कुछ अलाउंसेस आपको दिखाने हैं तो वो यहाँ पे आप दिखा पाओगे। देन शेड्यूल ICDS, तो ये है इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट। ओके, तो ये जिनको भी एप्लीकेबल है उनको ये डिटेल शेड्यूल ICDS में बतानी पड़ेगी। शेड्यूल 10AA में आप जो भी मींस डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 80 डे में आपका मेडी क्लेम से जुड़ा हुआ कोई एक्सपेंसेस है और वो क्लेम करना चाहते हो वो भी आपको डिडक्शन के तौर पे मिलेगा। देन शेड्यूल 80G में आपको जो डोनेशन है उसके प्रोविजन है, तो कितना डोनेशन आप 100% जो डोनेशन है वो क्लेम कर सकते हो, तो 80G में वो वाली डील आपको बतानी है। देन शेड्यूल RA में आपको 35(1), 35(1) और 35 सेक्शन से जुड़े हुए जो मीन्स उसके जो सब क्लोजेस है उससे जुड़े हुए जो डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो वो यहाँ पे बताने पड़ेंगे। जो देन 80 IA, IB और IC ये तीनों डिफरेंट से जो सेक्टर्स होते हैं जैसे पावर सेक्टर होगा, टेलीकम्युनिकेशन होगा, तो वो हर एक के लिए कौन कौन से डिडक्शन अवेलेबल है वो आप 80 IA, IB, IC और IE में देख पाओगे। ओके, चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है वो आपको शेड्यूल 6A में फिल करने हैं। देन SPI में इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन, मीन्स यहाँ पे क्लबिंग के प्रोविजन अगर है, मीन्स आपका बच्चा अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है तो वो आपके अंदर क्लब होगा। आपकी वाइफ अगर उसको कोई प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर की है लेकिन वही प्रॉपर्टी से कोई इंटरेस्ट वगैरह या रेंट वगैरह वो कमा रही है तो वो आपकी इनकम के अंदर क्लब हो जाएगा। तो वो क्लबिंग इनकम के प्रोविजन आपको शेड्यूल SPI में डालने हैं। शेड्यूल SI में जो स्पेशल रेट से जो इनकम चार्ज होगी मींस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स उस पे लगाए जाएंगे टैक्स रेट, वो इनकम आपको यहाँ पे नजर आएगी। देन शेड्यूल TPSA क्या होता है, टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ओके, तो ये जिनको भी एप्लीकेबल है उनको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन डिटेल्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ। ओके, तो इंडिया से बाहर कोई इनकम आपने अर्न की है और उस पर जो टैक्स रिलीफ है वो सारी चीजें शेड्यूल FSI में बताई जाएगी। देन शेड्यूल TR में टैक्स रिलीफ क्लेम फॉर टैक्स पेड आउटसाइड, मीन इंडिया से बाहर आपने कोई इनकम अर्न की और वहां पे टैक्स पे कर दिया है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, उसकी डिटेल आपको शेड्यूल TR में प्रोवाइड करनी है या फिर वो बताई जाएगी। शेड्यूल F डिटेल्स ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर जो भी आपकी इनकम आपकी जो भी एसेट है वो यहाँ पे डिस्क्लोज की जाएगी। देन शेड्यूल AL में आपकी जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है वो आपको डिस्क्लोज करनी है। अगर आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा है तो कंपलसरी आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज ऑप्शनल है। चलिए, शेड्यूल GST में आपको GST से जुड़ा हुआ टर्नओवर है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, GST नंबर वगैरह, तो छोटी सी डिटेल आपको GST की देनी पड़ेगी। अगर आप GST आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो ये डिटेल आपको छोड़नी है। पार्ट बी TI में आपको कंप्यूटेशन नजर आएगा कि टोटल इनकम की कंप्यूटेशन कैसे की गई है। टैक्स पेड में आपको TDS से जुड़े हुए, TCS से जुड़े हुए जो भी मीन्स आपने TDS TCS जो भी क्लेम करना चाहते हो, जो आपका मीन्स एडवांस टैक्स भी अगर आपने पे किया है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट की जाएगी। देन पार्ट बी TTI में आपको पूरा कंप्यूटेशन बताया जाएगा जिसमें कितनी ग्रॉस टोटल इनकम बनती है आपकी, कितने डिडक्शन है, अगर स्पेशल रेट से कहीं पे टैक्स लग रहे हैं तो वो सारी डिटेल आपको दिखाई जाएगी। इतना कुछ करने के बाद ये सारे जो शेड्यूल है उसे आपको कंफर्म करने पड़ेंगे। कंफर्म होने के बाद आपको इसके नीचे एक छोटा सा एक बटन नजर आएगा प्रीव्यू का। वो प्रीव्यू पे आप जैसे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको बोला जाएगा कि अगर आप ये XML फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो,
और साथ ही साथ नेक्स्ट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, जो सिंपली आपको वैलिडेशन के लिए अगले पेज पे ले जाएगा। वैलिडेशन में क्या होगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो पूरा डेटा है वो वैलिडेट होगा। मीन्स सारी डिटेल आपने जो भी फीड की है वो सही है या नहीं है, वो ये जो यूटिलिटी है वो अपने आप डिसाइड करेगी, और सही डेटा है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। जैसे वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा तो आपको पूछा जाएगा कि आप इसे ई वेरीफाई भी कर लो। ई वेरीफाई करते वक्त आपको जो वेरिफिकेशन होता है लास्ट में, कौन वेरीफाई कर रहा है, क्या उनके फादर का नाम है, और जो रिटर्न जो सबमिट कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव से कर रहे हैं, वो डिटेल देनी पड़ेगी, जो सिंपली ऑनलाइन फॉर्म में भी आपको नजर आती है, वही चीज़ करनी है। देन सिंपली ई वेरिफिकेशन के जो पेज है उसके ऊपर आपको भेजा जाएगा। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या आप आधार से वेरिफिकेशन करना चाहते हो या फिर किसी बेंगलोर इनके अंदर ये सबमिट होने के बाद आप वेरीफाई करोगे खुद से। मीन्स उसके लिए सीपीसी बेंगलोर पे आपको जो एक्नॉलेजमेंट होते हैं उसको साइन करके वहाँ पे आपको पोस्ट से भेजना पड़ता है। इससे बेटर है आप ई वेरीफाई कर लो आधार से, या फिर डिजिटल सिग्नेचर से भी ये हो जाता है, देन नेट बैंकिंग से भी होता है, कई सारे ऑप्शन होते हैं, उससे आपको ई वेरीफाई करना है। और इतना करने पे आपका मीन्स ओटीपी वगैरह आपको रिसीव होगा मोबाइल पे, वो प्रोवाइड कर दोगे तो आपका रिटर्न सबमिट भी हो जाएगा, और उसी के साथ आपका रिटर्न ई वेरीफाई भी हो जाएगा। इतना करने पे आपका जो ITR 3 फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको ऑनलाइन जाना है, और ऑनलाइन जाके अगर उसका एक्नॉलेजमेंट आपको डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप तो दोस्तों आई होप कि जो भी डिटेल मैंने आपको बताई वो अगर आप अपना ITR 3 फाइल करना चाहते हो तो उसके लिए ये आपको यूज़फुल रहेगी। अगर सही में लगता है कि आपको ये जो डिटेल है वो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ ये जो वीडियो है वो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही बढ़िया वीडियो हम आपके लिए लाते रहे और आप पहले ही ऐसी वीडियो का बेनिफिट ले सके। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।